गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है यार, बहुत सारे मैसेजेस हैं। जरा देखा जाए क्या हो गया। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग है और तो कुछ नहीं है। सत श्री अकाल। पी ब्लॉक क्यों शुरू किया? अच्छा ऐसा क्या? यार देखो, पी ब्लॉक शुरू करने का सिंपल सा एक रीजन ये है कि पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें आपको बहुत सारे रट्टे मारने हैं, बहुत सारे रट्टा मारना है, ठीक है। रिएक्शंस आपको याद करना और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। जैसे ऑर्गेनिक में होता है कि रिएक्शंस याद करके उसके एप्लीकेशन होते हैं। इस चैप्टर में बस रिएक्शंस आपको याद करने हैं, कोई एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड मुझे बस। तो अब रट्टा मारना है तो रट्टा मारने के लिए थोड़ा टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये रीजन है सिंपल सा जिस वजह से अपन प्ली ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई बहुत मतलब कोई बहुत अलग रीजन नहीं है कि क्यों क्या। कभी ये भी कभी वो, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या क्या लेखिका, क्या समझ में नहीं आ रहा बाबू, क्या बोल रही है? अरे देखो, वो ऑर्गेनिक जो है वो चल, अच्छा एक बात बताओ मुझे। अभी फिजिकल चल रहा था ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, ऑर्गेनिक चल रहा था, दोनों चल रहा था ना साथ में। ये बताओ मेरे को, चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का द एंड हो चुका है, ठीक है। तो अब दो ही चीज चलेगा आपका, एक पी ब्लॉक चलेगा और ऑर्गेनिक चलेगा। ऑर्गेनिक में अल्काइल लाइट चलेगा। तीन नहीं चल रहे हैं, दो ही चलेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं हो। पी ब्लॉक क्यों? अरे पी ब्लॉक में कुछ पढ़ने में देखो, एक्चुअल में क्या है ना कि पी ब्लॉक में ना कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, कुछ नहीं है इसमें कॉन्सेप्चुअल। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक चलेगा और साथ में आपका पी ब्लॉक चलेगा, ठीक है। हाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक साथ आप कह सकते हो, ठीक है। बात इतनी सी है कि हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें याद करनी, बहुत सारा रट्टा मारना है। इसलिए बहुत जरूरी था कि आप इसको अभी पढ़िए, ठीक है। सो इसलिए पी ब्लॉक को स्टार्ट किया गया बाय, और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। इसमें रट्टा मारना है, एक रट्टा मारने वाला पोर्शन चल रहा है, और एक ऐसा है जो जिसमें थोड़ा याद करना, थोड़ा एप्लीकेशन करना, वो दो वो भी चल रहा है अपना, ठीक है। दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट और दिस इज इनऑर्गेनिक पार्ट। वो वाले सर गए दिल्ली वाले? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने को तो ये बताओ पहले हो क्या रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी आपका पी ब्लॉक स्टार्ट करना है, ठीक है। जरूरी था यार, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो। सो पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉजन्स हैं, उन कॉजन्स को पहले समझ लीजिए। सबसे पहला कॉजन, ऐसा चैप्टर है जिसमें समझने वाली चीज ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। रट्टा मारने वाली चीज है। आप रट्टा मारने के लिए जिस चीज को जैसे कोरिलेट करके समझना चाहें समझ सकते हैं, बट पॉइंट अल्टीमेटली ये है कि रट्टा मारना है। प्रिपरेशन मेथड है या प्रॉपर्टीज है, वो आपको याद करने के, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब होता है तो होता है, ऐसी कहानी है, ठीक है। दूसरी चीज, पी ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ, दोनों को कंबाइन करके, कौन कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड हो, पी ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। तो एनसीईआरटी से बाहर जाने के लिए बिल्कुल दिमाग मत मारना। अपना कंस्ट्रेंट रहेगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाएंगे। तीसरी चीज जो आपको इस्तेमाल में आएगी पूरे चैप्टर में, वो दो कॉन्सेप्ट, दो चैप्टर से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जिसको खास करके याद रखना है आपको। एक, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया था, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे उसका एप्लीकेशन आएगा। और दूसरा, जब आप रेडॉक्स पढ़ते हो तो कुछ उसके रिलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉन्सेप्ट्स। रेडॉक्स का उतना याद है नहीं, बस ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़े हो उस समय के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका एप्लीकेशन आएगा बिल्कुल। अनिकेत बाबू, लिखा हुआ तो था ना आपके शेड्यूल में पी ब्लॉक स्टार्ट होगा, दिया हुआ है ना आपके शेड्यूल में, ठीक है। और बहुत लोग कह भी रहे थे कि पी ब्लॉक पढ़ना है सर, पी ब्लॉक पहले करा दीजिए। रूटीन में ऑर्गेनिक है? ये कब हो गया? रुको तो एक मिनट, देखने दो मेरे को तो जरा, कब ऑर्गेनिक हो गया।
कहाँ आज ऑर्गेनिक, आज तो पी ब्लॉक है ना। ये देखो इधर देखो, अच्छा दिखेगा ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अभी तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है देखो चेक करो रूटीन रूटीन। पी ब्लॉक है, ऑर्गेनिक है। जब देखो ऑर्गेनिक पढ़ना है। पी ब्लॉक पढ़ो चुपचाप, ऑर्गेनिक है। हाँ आज ट्यूसडे है, आज पी ब्लॉक है। कितने लोग ऐसे हैं जो पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं? बहुत लोग मुझे मैसेज करेंगे पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं। अबे ये क्या है? बस 3 लोग पढ़े हैं पी ब्लॉक। वो देवी और सज्जनों, रुको 1 मिनट रुको। अबे रुक जाओ, परेशान हो गए हो जीवन में, रुको 1 मिनट। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, मुझे देखने तो ये शेड्यूल कहाँ का है। ऑर्गेनिक देख रहे हो? 1 सेकंड रुको तो। क्या पंगा है भाई? ओ, तो बात ऐसी है, पंगे कहाँ पे आके अटक गए हैं देखो। अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक, ठीक है। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ने वाले, अभी पी ब्लॉक पढ़ने वाले। और जो आपको शेड्यूल मिला वो मैथ्स वाले में जो शेड्यूल गया वो एक्चुअली गया हुआ है हेलो एल्केन्स के लिए। और जो बायो में शेड्यूल आया है वो गलती से आ गया है, मतलब मैथ्स वालों में गलती से चला गया है, बाकी होगा एस पी ब्लॉक, ठीक है। मैथ्स वालों में गलती से हेलो एल्केन्स का लिखा हुआ चला गया, पुराना वाला चला गया, होगा पी ब्लॉक, ठीक है। चलो, अब बात यह है कि बहुत लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा है, मुझे जहां तक पता है कि A2 बैच से जो लोग बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन बिलोंग करता है, लेकिन हाँ, जो लोग A2 बैच से बिलोंग करते हैं, लास्ट के 3 क्लास सुन लो, आज और कल पी ब्लॉक होगा, उसके बाद की 3 क्लास ऑर्गेनिक होगी, ठीक है। हाँ, बता दे रहा हूँ, सुन लो भाई, सुन लो। आज और कल होगा आपका पी ब्लॉक, उसके बाद के जो 3 क्लास होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। 5 क्लास टोटल केमिस्ट्री की लगी हुई है आपकी, 2 पी ब्लॉक की, 3 ऑर्गेनिक की, ठीक है। जो लोग भी A2 बैच से बिलोंग करते हैं उनका पी ब्लॉक हो चुका है। सो अगर आप क्लास करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कंपल्सरली, क्योंकि पी ब्लॉक में ऐसा कुछ नया पढ़ना है नहीं, ठीक है। जो आप पढ़े हो वही पढ़ना है। तो अगर आपको करने की चॉइस है तो आप कर सकते हो। A2 वाले जिन लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जा सकते हैं। उसके बाद जो लोग सेंट्रली क्लास कर रहे हैं बायो की, मुझे नहीं पता कि मैथ्स में हुआ है नहीं हुआ है, जेई वाले जो सेंट्रली क्लास कर रहे हैं वहाँ पी ब्लॉक हो गया है क्या? कोई बता दो यार, हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, तो बायो वाले में भी सेम सीन है कि वहाँ भी पी ब्लॉक चल रहा है। सो अगर वो भी अगर करना चाहें, सेम थिंग है, जो वहाँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, वहाँ जो पढ़ाऊंगा वही यहाँ भी पढ़ाऊंगा, कुछ अलग तो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो अगर वो क्लास करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ये इट्स योर चॉइस। मैं इसके लिए आपको पुश नहीं कर रहा बेसिकली, क्योंकि पी ब्लॉक में कुछ नया पढ़ना है नहीं, ठीक है। सो दैट्स क्लियर, अब अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिए, चलो। हो गया, बहुत हो गया। आज और कल अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भैया, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पी ब्लॉक में हमको पढ़ना क्या क्या है, किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम जो पी ब्लॉक में क्लास 12th में पढ़ते हैं, नहीं बिल्कुल 12th, ग्रुप 12 से नहीं पढ़ने वाले, बेसिकली 13 से नहीं पढ़ने वाले। हम जो इसमें पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हेलोजेंस, ये 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि 15, 16, 17 और 18th ग्रुप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये 4 ग्रुप के बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर एनसीईआरटी फोकस चलेंगे, और जो एनसीईआरटी में जो चीज फर्जी है, जो किसी काम का नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे।
जो काम का है, जो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड हो, जो काम का है वो पढ़ेंगे, बाकी फर्जी चीज पे कोई डिस्कशन नहीं है। रट्टा मार मार के परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो अपन पढ़ने वाले वो अपन देख चुके हैं, 15, 16, 17 और 18। तो उस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें है ना, उस पर थोड़ा सा बात मैं यहीं पे कर देता हूँ। आपको जो इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है वो है नाइट्रोजन के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में कि भैया नाइट्रोजन बनता कैसे है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बहुत डिटेल्स में पढ़ना। उसके बाद थोड़ा इससे कम पढ़ना है फास्फोरस के बारे में। फिर पढ़ते हैं अपन ऑक्सीजन के बारे में, जो सेकंड ग्रुप जो उसके बाद है 16 ग्रुप का, और थोड़ा कम सल्फर के बारे में। एंड देन फिर हम अपन आ जाते हैं फ्लोरीन पे, जो बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा नहीं है, क्लोरीन बहुत ज्यादा नहीं है, इनको बहुत कम ही पढ़ते हैं। और फिर लास्ट आज में आ जाते हैं अपन नियन पे, कि नियन को थोड़ा बहुत पढ़ ले, सॉरी एक्सी को, जिनन को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मेनली आपके पास ये जो 7 एलिमेंट्स हैं, इन 7 एलिमेंट्स पे अपना फोकस रहता है पढ़ने के लिए। जो क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे गए हैं इनमें इस चैप्टर से, वो इन्हीं 7 के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उसके अलावे जनरल प्रॉपर्टीज और सब तो हैं ही हैं, ठीक है। बट ये जो 7 हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सारे ये 7 एलिमेंट अपना मेन फोकस है। क्या क्या पढ़ना है इनमें, ये 7 बनते कैसे हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ये अपना बेसिक फंडा है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। चलो, ये चैप्टर कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा अदिति, अगर ढंग से चलेंगे बच्चा तो 6 क्लास में खत्म, 6 से 7, 6 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब अपन आते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो ग्रुप 15 है ये आपके पास सबसे पहले, मतलब नाइट्रोजन फैमिली है आपके पास, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, अब नाइट्रोजन फैमिली में बात करते हैं कि भैया क्या क्या है। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की जरूरत है नहीं, ये अपने को पता है ऑलरेडी, इन दोनों का पता है, तो कोई समस्या है नहीं, मास की कोई जरूरत है नहीं। अब अपन आते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें उस पर डिस्कशन करते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया था कि भाई अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये हमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया था कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे भी सेम कहानी होगा, भैया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो भैया वो देख लेते हैं अपन, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस कब, ऊपर से नीचे आओगे तब। अब यहाँ ध्यान दो भैया, आयोनाइजेशन एनर्जी इसका क्या है, 1402, 1012, 947, 834703। मतलब क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रत्युष इसके लिए कुछ शॉर्टकट बता रहा है, बोल रहा है नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भारी। क्या बात है यार, गजब। मुझे तो डायरेक्टली याद है यार, तो इसलिए मैं कभी ये शॉर्टकट वाली चीज इसमें इस्तेमाल नहीं करता। चलो, ठीक है, तो आप शॉर्टकट से यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, मतलब याद कर सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। वैल्यू कुछ याद नहीं करना, ये जितने वैल्यूज दिए हैं वो कोई वैल्यूज याद नहीं करना, वो किसी काम के नहीं है, बस ट्रेंड याद रखना है आपको, वैल्यूज कभी नहीं याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में कि फर्स्ट आयोनाइजेशन से बड़ा सेकंड होता है, सेकंड से बड़ा थर्ड होता है, थर्ड से बड़ा फोर्थ होता है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ भी वैलिड है, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, अपने को पता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी याद करो, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता था, डिक्रीज होता था। तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ये दोनों ही ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। 3, 2.1, 2, 1.9, 1.9, मतलब ऊपर से जब नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, सिंपल। ये होती है डिक्रीज, कहाँ, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो ये होती है डिक्रीज, चलेगा। कोवेलेंट रेडियस हमने को पता है, लेखिका बाबू ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जब ग्रुप में डाल दूंगा तब नोट कर लेना, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड बस लिखना, ये पूरा टेबल नहीं लिखना है, ट्रेंड लिखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, बस ऐसे ट्रेंड लिखना है, वैल्यूज नहीं लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी में है, बट होने को तो बुक में सब कुछ होता है यार। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस पे। ऊपर से नीचे आ रहे हो, सेल्स ऐड होते जा रहे हैं, मतलब रेडियस क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तो रेडियस क्या होते जाएगा, यहाँ पर रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, कब, ऊपर से नीचे आओगे तब। तो ये आपके पास कहानी हो गई
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे में डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, रेडियस इंक्रीज। कोई ऐसा जिसको इस तीन चीजों में समस्या हो? कोई ऐसा जिसको इन तीनों में समस्या हो? कोई चीज है जो लग रही हो कि पता नहीं, हम तो आज तक पढ़े नहीं है। ओके तो प्रत्युष का एक क्वेश्चन है कि सर एक बात बताओ, इसका रेडियस और इसका रेडियस काफी कॉम्परेबल क्यों है? इन दोनों का रेडियस बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ऐसा क्यों? इसका रीजन सिंपल सा है, वो होता है ड्यू टू लेस शिल्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। आंख बंद करके याद रखो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो आपको पढ़ाया गया था पीरियडिक टेबल में। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको क्या बोलता है कि भाई साहब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से रेडियस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। वो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? वो होता है एफ और सॉरी एफ सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शिल्डिंग कम होने की वजह से। उनकी शिल्डिंग कम होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो रेडियस छोटा हो जाता है। कुछ नहीं याद है तो सिंपल से याद रखो लाइन, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से नीचे में पंगे होते हैं, रेडियस छोटा हो जाता है। ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं comparable radius of SB and BI is due to lengthenoid contraction। ठीक है, तो ये कहानी है कि भैया क्यों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई इसलिए वो सेम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करता है साइज पे और जेड इफेक्टिव पे। वो दोनों चीजों के साथ भी सेम कहानी होता है, साइज छोटा हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग बराबर हो गई। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास ग्रुप 15 का जनरल ट्रेंड। अब बात करते हैं इनके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखो सब में एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर गौर फरमाओगे तो क्या दिखेगा, जो उसका पीरियड है उसके साथ H2P3 पीरियड, H2P3 पीरियड उसका H2P3। ठीक है, तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाता है भैया? तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन अपने को दिखता है NH2NP3। ये N क्या है भाई? तो N है इनका पीरियड नंबर। सिंपल सा N क्या है इसका? पीरियड नंबर। इसके क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक बार ये हो जाए तो, ये चैप्टर हो जाए तो बहुत 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 इजी क्वेश्चंस आते हैं यार इसके। कोई ऐसा नहीं है कोई टफ क्वेश्चन आता, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, रट्टा मार क्वेश्चन आता है। देखोगे तो पता चल जाएगा क्या आंसर करना है। ठीक है, तो इसका पीरियड नंबर N क्या है? पीरियड नंबर जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP3। जो भी पीरियड नंबर है वो पीरियड नंबर डाल दो, उसके पहले का आपका जो भी नोबल गैस होगा वो तो रह ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक रेडियस का। बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि भैया अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी बात कर चुके हैं, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या है भैया? ऊपर से नीचे जाओगे डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है इसलिए माथा पे क्यों कर रहे हैं अपन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने वाले हैं। अब ये जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर अपने को देखने को मिलता है, जो जनरली इस पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर जो अपने को देखने को मिलता है वो क्या क्या मिल सकता है, उसका मैं एक टेबल बना के आपको दे देता हूँ। देखो ये जनरली देखने को मिलता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके अलावे नहीं मिलेगा, मिल सकता है, पर जनरली ऐसे ही देखने को मिलता है। -3, +3, +5। ठीक है, ये इसके सबसे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबसे जनरल। मतलब इसके अलावा भी बहुत 2, 3, 4 बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पूरे ग्रुप में ये जो तीन है ये सबसे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबसे जनरल जो आपको एकदम आसानी से देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल। तो -3 आपको कब देखने को मिलेगा? मान लो आपने कंपाउंड ले लिया NH3, PH3।
इन दोनों में देखोगे तो यहाँ नाइट्रोजन का है -3, यहाँ फास्फोरस का है -3। फॉर्मूला यहाँ लगा के देख सकते हो, नाइट्रोजन का x मान लो, हाइड्रोजन का +1 मान लो, वहां से आ जाएगा -3, फास्फोरस का भी -3। तो ये सबसे जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है जो इस पूरे ग्रुप में देखने को मिलता है, -3, +3 एंड +5। चलो, +3 कब देखने को मिलता है, कंपाउंड बनाकर देखते हैं। तो देखो +3 देखने को मिलता है, जैसे कंपाउंड अपने पास है N2O3। N2O3 बहुत कॉमनली इसमें देखने को मिल जाएगा +3। चलो कोई बोलेगा सर ये कंपाउंड हमने बहुत कॉमनली नहीं देखा है, ये तो देखा है, ऑर्गेनिक पढ़े हो ना अभी जस्ट, PCl3 देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ PCl3 तो देखे हैं। PBr3 देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ PBr3 देखे हैं। तो जब PCl3 PBr3 देखे हो तो इन सब में भी अगर गौर फरमाओगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 +3 +3। उसके बाद इसका सबसे जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इस ग्रुप में देखने को मिलता है वो है +5। कौन सा एग्जाम्पल, अभी जस्ट पढ़े थे ना एक, PCl5 PBr5। ठीक है, इसमें क्या दिखने को मिलता है अपने को ऑक्सीडेशन नंबर, +5 +5। तो ये जो तीन है, -3 +3 एंड +5, ये सबसे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं इस पूरे ग्रुप की। हालांकि जो जितने गिवन एलिमेंट्स है वो अलग अलग भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, जैसे नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 -3 ये भी दिखाता है, -3 इसमें छूट गया है, -3 भी दिखाता है। +5 बहुत कम दिखाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाता, बहुत कम दिखाता है। बिल्कुल मिली बाबू पूछता है ये एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ऐसे दिया हुआ है, पूछता है ये एग्जाम में। ठीक है, फॉस्फोरस का +3 +5 बहुत कॉमन है, -3 भी होता है बट +3 +5 ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, इसलिए +3 +5। देखो यहाँ देखो 3 5 3 3 5 3 5। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि भैया इस पूरे ग्रुप में ये जो तीन ऑक्सीडेशन नंबर ये सबसे कॉमन है, -3 +3 +5। चलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है इनकी स्टेबिलिटी, कि किस किस ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा, बहुत एकदम आसान लैंग्वेज, आसान भाषा में मुझे ये बात बताओ, ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है, इतना बता दो कि ऊपर से नीचे जब आओगे किसी ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है घटती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना, क्योंकि अरे मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। मेटल अच्छे होते हैं ना यार, दानवीर होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दें। तो ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्यों, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा आ रहा है या नेगेटिव वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव वाले की स्टेबिलिटी अधिक मिलेगी या नेगेटिव वाले को स्टेबिलिटी अधिक मिलेगी, पॉजिटिव वाले को। इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना प्रीति, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, मतलब ऊपर से नीचे आने पर चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, मतलब उस पर चार्ज क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब कि पॉजिटिव वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। कोई ऐसा जिसको ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि ऊपर से नीचे आने पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ी, चलेगा। तो मैं इसको सिंपल ऐसे आसान भाषा में यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में, ध्यान देना कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। मुझे इतना बता दो कि ये जो चीज लिखा है, कोई ऐसा कहना चाहता है कि नहीं भैया हम इसमें अग्री नहीं करते हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ा है, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, मेटालिक इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। कोई कहना चाहता है कि नहीं भैया हम इस बात से अग्री नहीं करते कि पॉजिटिव वाला इंक्रीज कैसे हुआ, डन है। चलो, अब एक समस्या बस क्या है ना, कि जब एकदम बिल्कुल नीचे पहुंचते हो तो नीचे में एक पंगा क्या होता है कि पॉजिटिव वाले की तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब बात ये आती है कि जो नीचे वाला है वो +3 भी दिखाएगा, +5 भी दिखाएगा, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो उस समय कहते हैं कि नीचे अगर आप आ गए हो, बिल्कुल नीचे आ गए हो,
तो 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 5। दोनों पॉजिटिव है, लेकिन किसकी ज्यादा होगी? तो पॉजिटिव में जो छोटा होगा उसकी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे एक चीज वर्क करता है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर +3 इज मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। नीचे आने पे +3 वाली की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ गई? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अभी जो इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहा हूं, अब इस चीज को ध्यान रखना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट को बोलते हैं भैया, ये इसलिए होता है क्योंकि एस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं लेते कंपाउंड बनाने में। वो नहीं चाहते कि इस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना कंपाउंड बनाए, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज, मतलब +5 वाले की डिक्रीज हो जाती है और +3 वाले की इंक्रीज हो जाती है। बहुत क्वेश्चन पे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। चलो, जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, बोलता है कि भैया बताइए, भैया बताइए Bi2O5 क्यों नहीं बनता जबकि Bi2O3 बन जाता है? ऐसा क्यों? Bi2O3 बनता है लेकिन Bi25 क्यों नहीं बनता, Bi2O5 क्यों नहीं बनता? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इसका +3 और इसका +5 है, ठीक है। तो इस +5 और +3 की वजह से हमें पता है कि भैया +5 वाले का जो ऑक्सीडेशन +5 है, +5 वाले की स्टेबिलिटी कम है और +3 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब ये भाई साहब नहीं बनेंगे, ये भाई साहब बन जाएंगे क्योंकि +3 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए +3 वाला बन जाता है, +5 वाला नहीं बनता। एक और भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इन दोनों में बोला कि कौन बनेगा, तो Bi2O3 बनेगा। इसमें बोलता क्या है कि एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि Bi+5, Bi+3 एंड Bi सिंपल Bi, बोलेगा क्या कि इन तीनों में बताओ कि बेस्ट रिड्यूस, इन तीनों में बताओ कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इन तीनों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जो खुद से इलेक्ट्रॉन को लूज करके दूसरे को दे दे। ध्यान रखना रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, देखो ध्यान रखो ये रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट। रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान दो बाबू यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद, रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए, जो खुद आसानी से क्या हो जाए, गेट ऑक्सीडाइज। अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होगा? कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होने में कैपेबल है? +3 से +5 जाना आसान ऑक्सीडेशन है, या Bi से Bi+3 जाना? भैया Bi से Bi+3 जाना इज इजी प्रोसेस देन Bi+3 से Bi+5। अपने को पता है कि Bi+5 जो है ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये इसमें उतने आसानी से नहीं जाना चाहेगा जितने आसानी से ये इसमें चला जाएगा। इसका मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइज, अगर हम बोले कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन तीनों में किसको काउंट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि Bi इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि Bi से Bi+3 आसानी से जाएगा, Bi+3 स्टेबल है, लेकिन Bi+3 दो और लूज करके Bi+5 बनने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है इस पूरी कहानी में समस्या है, समझ में नहीं आया, तो फटाफट बता दो कि भैया ये चीज तो अपने को समझ में नहीं आई, जादू हो गया। चलेगा? तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास कौन हो जाएगा? Bi। बोलेगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? Bi+3 Bi या Bi+3 Bi या Bi+5? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट कौन होगा? सोच के बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुरुचि बाबू सोचो। गुड प्रत्युष। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? जो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच ले, मतलब खुद रिड्यूस होना है उसको। किस केस में वो खुद रिड्यूस होने में खुशी खुशी से रिड्यूस हो जाएगा? +5 वाला या +3 वाला? +5 वाला ना।
वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से छीन झपट के आप +3 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन +3 वाला Bi बनना चाहेगा? नहीं भैया, वो +3 में खुश है, वो +3 में खुश है, उसको कुछ नहीं बनना है। तो वो +3 में जैसे है वैसे खुश है, तो +3 बनना है अगर उसको किसी इलेक्ट्रॉन को लेके, तो +5 से ही इलेक्ट्रॉन लेके ना +3 बनेगा। कि Bi से इलेक्ट्रॉन लेके +3 बनेगा? कभी नहीं बनेगा ना, उससे तो नेगेटिव चला जाएगा। डन है ये ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी डन है। चलेगा? चलो, एक क्वेश्चन है, आपको क्लास 11th में आया करता था। एक दिन मैंने पूछा, मैं भूल गया सेंटर वाला, अभी मुझे याद आया कि NH3 बनता है, PCl5 बनता है, pH5 क्यों नहीं बनता है? क्लास 11th का क्वेश्चन है ये। PCl3 तो बनता है लेकिन pH5 क्यों नहीं बनता है? PCl5 बनता है लेकिन pH5 नहीं बनता, ऐसा क्यों? ये नहीं बनता जबकि ये बनता है, ऐसा क्यों? दोनों में तो देखा जाए तो दोनों में 5-5 बॉन्ड बनाने हैं, क्यों ऐसा है कि PCl5 बन जाता है, pH5 नहीं बनता? किसके डी ऑर्बिटल? हाइड्रोजन के डी ऑर्बिटल। बाबू, अगर हाइड्रोजन के डी ऑर्बिटल की बात करोगे तो PF5 भी बनता है, तब इसमें कैसे बोलोगे? इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ लगा दिया? लेंथेनॉइड के आसपास भी है, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। फास्फोरस के तो डी, फास्फोरस तो इसमें भी है, तो दोनों में डी होगा ना फिर तो। समस्या क्या है श्रेया? जो इसको एक्सप्लेन करना चाहता है ना, वो हैंड रेज करके एक्सप्लेन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये क्लास 11th में आपको आया करता था। इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ कैसे काम करेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे आने पे काम करता है, एंटीमनी बिस्मथ में काम करता है। साक्षी, बाबू, आपके डाउट्स क्लास रखे गए थे, आप क्यों नहीं आए? अरे आदित्य बाबू, pH5 में ऑक्सीडेशन नंबर -5 होता है, मान लिया, लेकिन -5 से समस्या क्या है? क्या फास्फोरस -5 नहीं दिखा सकता? ऐसा कहना चाहते हो? अरे नहीं, एक दिन एक्चुअली साक्षी को कुछ समस्या थी, तो उसकी डाउट सेशन रखे गए थे, बस साक्षी की थी। और अच्छा, फीवर था, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने ऐसे जनरल नहीं था, कुछ समस्या था, उसको डाउट था कुछ, तो उसलिए डाउट सेशन रखा गया था। बहुत दिन हो गया, मुझे लगता है 5-6 दिन पहले की बात है। अरे भाई, सबके लिए नहीं, काहे परेशान, मतलब ऐसा क्यों फील आने लगता है आप लोगों को कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली उसको कुछ डाउट्स थे, तो उसने बोला था सौरभ सर को, तो सौरभ ने बोला था ठीक है DSS रख देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का DSS होगा, वेट करो। अब नहीं, वेट नहीं करो ज्यादा, मतलब कब होगा? इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आज DSS रख सकते हैं क्या केमिस्ट्री की? अभी बात हो रहा है तो पूछ ही लेता हूँ, अभी DSS रख सकते हैं आज? आज रख सकते हैं? आज आ सकते हो? यार फ्राइडे सैटरडे को समस्या है ना, फ्राइडे सैटरडे को समस्या ये है कि क्लासेस बहुत सारी रहती है, आज मेरी क्लासेस थोड़ी कम है, इसलिए बोल रहा हूँ। वोटिंग देने जाओगे क्या? कोई वोट देने जा रहा है क्या? अच्छा, मम्मी आने नहीं देगी, आदित्य बोल रही है मम्मी नहीं आने देगी, अच्छा ऐसा है। अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो कौन कौन आ सकता है आज? कौन कौन आ सकता है? बाइक का चाबी? तो देखना बैग में होगा। कौन कौन आ सकता है? टाइम क्या है? टाइम क्लास खत्म होगा, आ जाना, और क्या मतलब, 11 साढ़े 11 में आ जाओ, और क्या। कौन कौन जो आएगा तो पहले बता दो मेरे को, तब रखूंगा, अदरवाइज रखूंगा नहीं। जो जो आने वाला है हैंड रेज कर दो मेरे को, वरना पता चला गायब हो जाते हो, आते वाते नहीं हो। 2, 3, 4, 5, 11 बजे शार्पली पहुंच जाना। ठीक है, 11 बजे, हाँ। दांत तोड़ दूंगा मैं। चलो ठीक है। तो नहीं, ऋतिक बाबू परसों नहीं हो सकता भाई यार, परसों समस्या है थोड़ा सा, क्लासेस बहुत सारी होती है, आज थोड़ा मेरे को आराम रहता है यार, थोड़ा मतलब रिलेटिवली रेस्ट में रहता हूँ इसलिए।
थोड़ा कष्ट समझो इस बेचारे मासूम इंसान का। ठीक है, चलो। तो ये कहानी अपने पास है ऑक्सीडेशन नंबर की। अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऋतिक वोट देने जाएगा, क्या बात है। हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है ना, इसलिए ए क्या लिखा है, इसलिए अपने से इतने बड़े एटम के साथ। अबे तो फ्लोरीन का कौन सा बड़ा होता है, फ्लोरीन भी बहुत छोटा होता है। फ्लोरीन भी बहुत छोटा होता है, वो कैसे बना लिया। रोहित, अच्छा रोहित सर बोल रहे हैं कि इलेक्शन है फिर कैसे आएंगे। रोहित सर एक्चुअली बच्चे कुछ कुछ बोल रहे हैं कि वो आ जाएंगे, इसलिए मैंने बोल दिया। दो चार बच्चे हैं जो बोल रहे हैं आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। ऐसा कुछ है क्या कि नहीं रख सकते। अच्छा रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ, मतलब लास्ट तक वेट करना, जिनको बोला है आने के लिए रुक जाना, क्योंकि मैं एक बार देख लूं, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को आने में समस्या होगा। तो रुक जाओ एक मिनट में, मतलब जो आएंगे बाद में आएंगे, ठीक है यार, आज भी आ जाओ बाद में भी आ जाना। ठीक है, मैं पूछ लूं कि यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है ना। हरितिक में मान गया भाई, मेरी मैं मान गया, ठीक है चलो। तब पढ़ लें यार, बातें कर रहे हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है, डिस्कशन अब लास्ट में। एनोमलस बिहेवियर नाइट्रोजन क्यों दिखाता है। देखो क्या है ना, कि हर ग्रुप का जो ऊपर वाला है ना, वो सब नालायक है। हर ग्रुप के ऊपर वाले नालायक हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो उधर फ्लोरीन ले लो, कोई भी ले लो, वो सारे ऊपर वाले नालायक हैं हर ग्रुप के। क्यों है ऐसा, याद करोगे तो, सॉरी, एक टर्म पढ़ाया जाता था जिसको बोलते थे डायगोनल रिलेशनशिप। याद आया, प्रत्युष खुद से ढूंढ लेना, अगले क्लास में बताऊंगा। एक टर्म पढ़ाया जाता था जिसको बोलते थे डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता था, लिथियम मैग्नीशियम जैसा, इधर से बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसा। समस्या वहीं से आ गई। मतलब सेकेंड ग्रुप वाले जो है ना, वो अपने से नीचे वालों के जैसा थोड़ा बहुत बिहेवियर दिखाने लगते हैं। तो ये जो एनोमिलस बिहेवियर आता है, वो क्यों आता है, उसका रीजन होता है उसका साइज सिंपल। जो सबसे सिंपल चीज है जिस वजह से ये पूरी कहानी होती है, वो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है उसका साइज। जो सेकंड पीरियड वाले हैं उनका साइज ऐसा है जिस वजह से वो एनोमिलस बिहेवियर दिखाते हैं। नाइट्रोजन के साथ एक और खास बात है, दैट इज उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी है जिस वजह से ये एनोमिलस दिखाता है। बट पूरे सेकंड ग्रुप में एक जो कॉमन बात है वो है साइज। साइज कूट पटांग होने की वजह से नाइट्रोजन जो है वो एनोमिलस बिहेवियर दिखाता है। कैसा एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, तो देखो नाइट्रोजन क्या है ना, कि नाइट्रोजन N2 बनाता है। एग्जांपल कैसे एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, नाइट्रोजन N2 बनाता है। फास्फोरस कभी N2 नहीं, कभी P2 नहीं बनाता। और फास्फोरस क्या, नीचे वाले कोई भी कभी ये ट्वाइस वाले बनाते ही नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन N2 बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। फास्फोरस फास्फोरस के बीच में कभी सिंगल से छोड़ो डबल भी नहीं जाता है। फास्फोरस फास्फोरस में बोलो तो कभी सिंगल से डबल भी नहीं जाता है। P4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं फास्फोरस फास्फोरस के बीच में। मतलब नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, 2 पाई और 1 सिग्मा ये बनाने में कैपेबल है। फास्फोरस सिर्फ सिग्मा बनाने में कैपेबल है। तो ये जो एनोमेलस प्रॉपर्टी है कि भैया नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा। दूसरी चीज कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। ये क्या दिखा सकता है, H बॉन्ड दिखा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकता है। फास्फोरस गरीब है, नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो वो किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाएगा। हमको पता भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन दिखाते हैं, अगर गौर से याद करोगे तो याद आएगा कि ये नालायक सारे ऊपर वाले थे, बस एक क्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन तो चलो उधर साइड में हो गया, लेकिन ऊपर वाले तीनों ही जो दिख रहे हैं अपने को, वो तीनों ही कौन है, पीरियड सेकंड वाले हैं। और क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज छोटी है। ये मेन रीजन है जिस वजह से ये एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मुझे इतना बता दो कि भैया ये नालायक हैं, एनोमलस मतलब नालायक हैं। ये नालायक क्यों है, ये समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो कि क्यों नालायक है, और नालायक होने के पीछे का एग्जाम्पल क्या है। तो भैया N2 बनाता है, पूरा ग्रुप नहीं बनाता। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है, पूरा ग्रुप नहीं दिखाता। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है। डन है, चलेगा। तो ये कहानी है जिस वजह से नाइट्रोजन थोड़ा नालायक है। हाँ बिल्कुल, सबसे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, क्या बात है।
ऐसा लेखिका कहना चाहती है, वैसे ही नाइट्रोजन है, ठीक है। अब चलो भैया, नाइट्रोजन डिफरेंट तो है, ये तो मान गए। तो अब क्या क्या है, जरा सा और भी आते हैं इन ग्रुप की प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज पे। तो ये देखो, पूरा ग्रुप जो है ना, वो जनरल प्रॉपर्टी कैसे दिखाता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। सोचना ही नहीं है, बचपन का कॉन्सेप्ट याद करो। हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। सोचना ही नहीं है, फॉर्म कंपाउंड क्या बन जाएगा, हाइड्राइड्स बनेंगे। हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, नाइट्रोजन का होगा तो NH3, फॉस्फोरस का होगा तो PH3। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा, सिंपल से हाइड्राइड्स बनते चले जाएंगे। कभी PH5 नहीं बनेगा, कभी BiH5 नहीं बनेगा, जो बनेगा वो 3 के साथ ही बनेगा। ऐसा क्यों है, ये आप ढूंढ के रखना। आगे आते हैं, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं भैया, ऑक्सीजन के साथ बड़ी समस्या है। ऑक्सीजन के साथ ना बहुत तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत तरह के। और नाइट्रोजन तो भैया छोड़ ही दो, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन की तरफ मतलब कितने बनाता है वो यहीं पे मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान दो, ये सारे बनाता है। N2O, NO2, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, मतलब नाइट्रोजन का तो अनलिमिटेड कहानी है। N2O4, N2O5, मतलब नाइट्रोजन की तो बात ही मत करो कि नाइट्रोजन कितने तरह के कंपाउंड बनाएगा। ये बहुत नालायक है, इतना नालायक है कि देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या दिखाएगा, यहाँ पे +1। ये यार, ये तो अलग ही समस्या है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे दिखाता है, मिताली मैं बता रहा हूँ बाबू, 1 मिनट रुक जाओ। ये +1, ये +2, सॉरी हाँ, ये +2, ये +4, ये +3, ये +4, ये +5। ये बेसिकली ये दोनों सेम ही होता है, ये डाइमराइज होकर N2O4 बना लेता है। गौर फरमाओ, यहाँ 1 से लेके 5 तक नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। लेकिन जो सबसे आसानी से इसमें बनता है, देखो जो सबसे आसानी से बनता है वो ये है और ये है। ये सबसे इजीली बनते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ये सबसे इजीली बनते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ये सबसे इजीएस्ट प्रोडक्ट है। कभी एग्जाम में हो, याद नहीं आ रहा है कि क्या बनेगा नहीं बनेगा, कुछ माथा काम नहीं कर रहा है कि नाइट्रोजन के साथ क्या बनेगा, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो कुछ नहीं दिमाग में, यार तुक्का ही मारने पे आ जाना, तो इन दोनों में से किसी एक को मार देना। अगर तुक्का मारने पे आ गया, सब भुला उला गए हो तब। ठीक है, तो ये दोनों सबसे इजीएस्ट प्रोडक्ट है, बाकी सब भी बनते हैं, इन दोनों के बाद थोड़ा आसानी से बन जाता है ये डाइमराइज होके और ये। और भैया ये और ये तो सबसे मुश्किल से बनते हैं, N2O5 तो मतलब अति है, ये तो बहुत मुश्किल से बनता है। ठीक है, तो सबसे आसानी से जो बनने वाले हैं वो NO और NO2। ठीक है, तो ये दोनों सबसे आसानी से बनते हैं। अब किस्मत खराब रही प्रत्युष, तो अब क्या कर सकते हैं यार बता। फॉस्फोरस के जो जनरल ऑक्साइड्स अपने को देखने को मिलते हैं, वो देखो क्या क्या देखने को मिलता है अपने को, P2O5 एंड P4O10। P4O10 की कहानी बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो P2O5 एंड P4O10। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं, ये अपने को यूजुअली देखने को मिलते हैं फॉस्फोरस के। बाकी आगे वालों की बात करें तो आगे वाले में बहुत इजी, बहुत बहुत शरीफ लोग हैं यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बिस्मथ है, ये बहुत प्यारा सा ऑक्साइड बनाएगा, सोचना ही नहीं है। ऐसे याद रखो, वैलेंसी बेचारे क्या होती है, 3 होती है, बस उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लो, मतलब Bi2O3 बना लो, सोचना ही नहीं है अपने को। तो आगे वाले तो साले ठीक है, मतलब बहुत सही है आगे वाले। लेकिन जो पीछे वाले हैं ना, वो नालायक हैं। वो बहुत बहुत मतलब वो सारे ऐसे हैं ना कि एकदम तबाह कर देंगे, वो 5 5 6 6 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हैलोजेंस के साथ। अब हैलोजेंस के साथ कैसी रिएक्टिविटी है भैया, तो चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब नाइट्रोजन भैया है, तो देखो नाइट्रोजन भैया हैलोजन के साथ क्या बनाएंगे, तो देखो वो आसान आसान से कंपाउंड बनाते हैं, NF3 बनाएंगे। बहुत खुश हुए तो NCl3 बनाएंगे, लेकिन NCl3 की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो नॉर्मली नाइट्रोजन जो है वो बहुत मतलब जो भी हैलाइड्स बनाता है वो ट्राई हैलाइड्स बनाता है। जनरली ये कौन से होते हैं, ट्राई हैलाइड्स। नाइट्रोजन जो बनाता है वो कौन से बनाता है, ट्राई हैलाइड्स बनाता है। ठीक है, लेकिन एसबी एंड बीआई ऑक्सो हैलाइड बनाते हैं, क्या बोलना चाहता है प्रियांशु। ठीक है, उसके बाद अगर फास्फोरस की बात करें तो देखो फास्फोरस जो होता है ना, वो ट्राई और पेंटा दोनों ही बनाने में कैपेबल है। जैसे PCl, चलो ये ले लेते हैं, PBr3,
PBr5, मतलब ये ट्राई भी बना सकते हैं, 3 के साथ भी बना सकते हैं और 5 के साथ भी बना सकते हैं। PBr3 ट्राई भी बनाएंगे और पेंटा भी बनाएंगे, ट्राई पेंटा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कॉमनली, कभी कभी पूछ देता है, बोलता है क्या ना कि PI5 क्यों नहीं बनता। अरे भैया PI5 बनाने के लिए समस्या क्या है? देखो समस्या यहाँ सोचना ही नहीं है। अगर कभी बोले ना हेलोजन का ये क्यों नहीं बनता फास्फोरस के साथ, आयोडीन बहुत बड़े साइज का है, और सोचो कि 5 आयोडीन एक बेचारा सा छोटा सा फास्फोरस उसके अगल बगल में कैसे आए, ये छोटा सा फास्फोरस और इसके अगल बगल में 5 बड़े बड़े ये मोटे ताजे से आयोडीन कैसे आए? बड़ा मुश्किल है, आसानी से नहीं आ पाएगा। इसलिए PI5 का बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसी तरह से बोलता है कि NI5 क्यों नहीं बन, NI3 क्यों नहीं बनता, मुश्किल क्यों होता है? सेम रीजन, सोचना ही नहीं है, साइज का इशू। बोलता है सॉरी एन, हाँ, बोलता है कि भैया NCl5 क्यों नहीं बनता। तो NCl5 तो भैया इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि NCl5 का मतलब हुआ नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो भैया कभी बना ही नहीं सकता। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी बना सकता है क्या? बोलेगा Cl 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 Cl, 5 बॉन्ड, असंभव। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, 5 बॉन्ड इसके बस की बात ही नहीं है बनाना। इसकी कोवैलेंसी ही 3 हो सकती है, 5 होगा नहीं, इसलिए NCl5 कभी बन नहीं सकता। चलेगा? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं भाई। तो देखो मेटल्स के साथ बहुत सिंपल से रिएक्शंस होते हैं, अपने पढ़े भी थे कैसे नाइट्रोजन के रिएक्शंस, क्या भैया? तो याद करो लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों अपने ग्रुप से बागी ये सॉरी लिथियम अपने ग्रुप से बागी हो गया था, कैसे? क्योंकि ये नाइट्रोजन से ये भी रिएक्ट करता था जैसे जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, ये भी N2 से रिएक्ट करता है, ये भी N2 से रिएक्ट करता है, और दोनों ही क्या बना लेते हैं अपने को, नाइट्राइड्स बना लेते हैं। जैसे Li3N बनता है और यहाँ पे Mg3N2 बनता है, नाइट्राइड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मेटल के साथ ये सिंपली कैसे दिखाते हैं, नाइट्राइड्स दिखाते हैं। नीचे वाले जो हैं, नीचे वाले जैसे बिस्मथ जो है, ये बिस्मथ जो है ये आसानी से मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा भैया? क्योंकि नीचे जाने पे ये मेटल के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि भैया ये तो खुद ही मेटालिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, हमको पता है ऊपर से जाने पे क्या हो गया है, मेटालिक प्रॉपर्टी हो गया है। तो भैया बिस्मथ बेचारा मेटल से कैसे रिएक्ट करे, वो तो खुद ही मेटल है, मेटल मेटल में तो रिएक्शन होती नहीं है। नन मेटल से टकरा सकता है, मेटल लोगों में मेटल्स का डील बड़ी क्लियर है, मेटल मेटल से आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि अमलगम एलॉय ना बनाना हो। अमलगम एलॉय जो बनता है वो बड़ा नालायक प्रोसेस है। ठीक है, हम बोलते हैं फिजिकल चेंज बट होता नहीं है वो। ठीक है, मर्क्यूरी लोगे अगर उसमें मर्क्यूरी में अगर गलती से भी गोल्ड चला गया तो उसको खा जाएगा वो। अगर मर्क्यूरी में कभी मतलब ठीक है बहुत महंगा है, दोनों ही महंगा है, मर्क्यूरी महंगा है ही, गोल्ड तो और भी महंगा है। गोल्ड लो और गोल्ड को थोड़ा सा मर्क्यूरी में टच करके देखो, जितना दूर टच होगा उतना दूर का गोल्ड गायब। ठीक है, तो मेटल से बहुत डील क्लियर है यार, वो मेटल्स मेटल के साथ जल्दी आसानी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। अब बिस्मथ जो है वो थोड़ा बहुत मेटालिक कैरेक्टर वाला चीज है, मेटालिक है। अब मेटालिक है भैया, वो काहे मेटल से रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो ये कहानी आपके पास है कि पूरे जो आपके पी ब्लॉक के ग्रुप 15 है वो जनरल प्रॉपर्टीज कैसे दिखाते हैं। मुझे इतना बता दो इस जनरल प्रॉपर्टी में किसी को समस्या हो तो। ठीक है, ये याद रखना, मैं यहाँ मेंशन करके बोल रहा हूँ कि PH5 नहीं बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। PH5 नहीं बनता, क्यों नहीं बनता ये आपका होमवर्क है, आराम से ढूंढ के बताना मुझे अगली क्लास में। चलेगा? डन है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है भैया, ये तो हो गया। अब बोलता क्या है, देखो कुछ फर्जी से क्वेश्चन है, बोलता क्या है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है लेकिन पेंटा हाइलाइट नहीं बनाता। इस क्वेश्चन का आंसर देने का जरूरत है। अभी जस्ट देखे थे कि भैया नाइट्रोजन 5 बनाएगा क्या, ये पॉसिबल है इस बेचारे के लिए 5 बॉन्ड बना लेना? नहीं भैया, इस बेचारे की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, ये बेचारे का घर ही भर जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन में, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ये रख नहीं सकता। 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, इसलिए NCl5 बनाना पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया NCl5 क्यों नहीं बनेगा, ये हमको समझ में नहीं आया तो बता दो। देखो अभी तक जितने पढ़े वो समझने वाले पढ़े, अभी रट्टा मारने वाला मेन आया नहीं है, अभी रट्टा मारने वाला बाकी है, ये अभी तक समझने वाली चीजें हैं। NCl5 क्यों नहीं बनेगा, कोई ऐसा जिस पे जो इस पे कहना चाहता है, अपना दुख प्रकट करना चाहता है कि भैया हमको दुख है, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बनेगा। NCl5 NH5 सॉरी NF5 क्यों नहीं बनता है? पता है, नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है। हाँ ठीक है,
तो ऐसे बोल लो, सिंपल बोलो ना, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी अब मैक्सिमम 3 होती है, 3 से ज्यादा उसकी कोवैलेंसी नहीं है। उसका मतलब कोवैलेंसी तो वैसे 4 हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 4 नहीं हो सकता, बट हाँ, बात यह है कि बॉन्ड्स वो 4 से अधिक नहीं बना सकता। बहुत बहुत खुश होगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड तो बनाना है उसके लिए असंभव है। 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? अमोनियम आयन NH4+, उसमें कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बनते हैं। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तक तो बना सकता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, उससे अधिक नहीं रख पाएगा। चाहे इस रीजन को जैसे बोलना चाहो बोल सकते हो, चॉइस आपकी है कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, या सेकंड सेल जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे बोल सकते हो कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, बट मतलब तीनों का क्या है? सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पीएच थ्री का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है NH3 से, क्यों? क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट का कम ज्यादा होना, तो एक बार जरूर सोचना कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का लोचा हो सकता है। ठीक है, तो पीएच थ्री जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन NH3 क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हम बोल सकते हैं भैया कि पीएच थ्री की बॉइलिंग पॉइंट कम और NH3 की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। रीजन क्या है? एच बॉन्ड। अच्छा, यहाँ एच बॉन्डिंग कौन सा होगा? इंट्रामोलिकुलर होगा या इंटरमोलिकुलर होगा? मुझे ये बताओगे, इंट्रा होगा या इंटर होगा? कौन सा होगा? इंटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाली है। किसी ने मुझसे भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो बाबू देखो यहाँ ध्यान दो, ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एच, 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 और ये रहा इसका चोटी। ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन का, ये रहा चोटी, एच, एच और एच। ठीक है, चलो, और ये रहा इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ बिल्कुल प्रत्युष, 3 फैक्टर्स जो हैं वो ये तीनों मेन वर्क करते हैं जो पीरियोडिक टेबल में अपन पढ़ते हैं। इनर्ट पेयर, लैंथेनाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये कहानी है। अब इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये एच बॉन्ड जो है ये सारा रहता है यही फैला है, जिस वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गई है। चलेगा, कोई समस्या नहीं है। चलो, बोलता है कि अब बात आती है रट्टा मारने वाला पोर्शन, डाई नाइट्रोजन बनता आखिर कैसे? ये जो N2 भाई साहब हैं, अब तो ठीक है, प्रॉपर्टीज तो हम देख लिए, लेकिन ये बनता कैसे है? तो देखो, इसको लेबोरेटरी में बनाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, जो लैब मेथड यूज किया जाता है, वो है अमोनियम क्लोराइड को NaNO2, NaNO2 इज सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ITE याद रखना, सोडियम नाइट्राइट। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट से जब हम ट्रीट करते हैं, तो अपने को मिल जाता है N2H2O NaCl। ये अपने काम का नहीं, अपना मेन फोकस था N2। तो N2 का लैब में बनाने का तरीका ये है कि आप अमोनियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्राइट डाल दो, आपको बन जाएगा N2। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, वो है आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं अमोनियम, और ये जो डाइक्रोमेट दिखता है यहाँ पोटेशियम होता था तो बोलते थे ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या बोलता है? अमोनियम डाइक्रोमेट लीजिए और उसको क्या कर दीजिए? हीट कर दीजिए। अमोनियम डाइक्रोमेट लीजिए, उसको गर्म कर दीजिए, आपका खेल हो जाएगा। तो भैया ये अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट लिया, हीट किया, N2 बन गया, काम खत्म। अब ये हीटिंग वाली चीज, बहुत सारे और भी रिएक्शंस आते हैं, बट अपने को उतना मेहनत नहीं करना, अपने को यहाँ ध्यान रखना, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद जो इसका एक जो क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है, ये जिससे नाइट्रोजन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अल्ट्रा प्योर, आपको नाइट्रोजन चाहिए, अल्ट्रा प्योर, अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं बैरियम अजाइड, इसका नाम है बैरियम अजाइड, बैरियम एजाइड। ठीक है, यहां पे एक चीज जो ध्यान देने वाली है, यहां पे होता है N3- N3- का स्ट्रक्चर मैं यहां बगल में बना के दे दे रहा हूं। ये N3- का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज N3- ये N3- का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक और तरीका है इसको बनाने का, इसको ऐसे ही बनाते हैं।
ठीक है, ये दोनों ही तरीका है जिससे N3 माइनस आयन को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये N3 माइनस यहाँ पे होता है अजाइड आयन, और एजाइड आयन को जैसे आप इसको हीट करते हैं, ये होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, N2 बाहर निकल जाता है। तो कोई भी एजाइड हो, चाहे बेरियम अजाइड हो, सोडियम अजाइड हो, कोई भी एजाइड हो, अगर वो N3 है उसमें हीट करोगे तो उसका मेटल बाहर, और उसका जो भी सोडियम सॉरी नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बैरियम अजाइड से अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलता है। आपको यहाँ ये पूछोगे कि सर ये तो ठीक है, लैब में कैसे बनाया, अल्ट्रा प्योर कैसे बनाया, ये तो समझ में आया, इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं, तो भैया अपने इन्वायरमेंट में भर के नाइट्रोजन है, तो उसको कुछ नहीं करना है, गैस को लेना है, उसको अपने को फिल्टर करना है, कूल डाउन कर लेना, और क्लास 9th याद कर लेना है, 9th में जो एक्सट्रैक्शन करते थे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कैसे निकालते हैं, वो प्रोसेस लगा लेना है, नाइट्रोजन भर के मिल जाएगा, किलो भर भर के मिल जाएगा। तो हमें इंडस्ट्रियली जब निकालना हो नाइट्रोजन तो हम इन्वायरमेंट से सीधे ले लेते हैं, और बाकी अपने को यहाँ पता है कि भैया कैसे बनाते हैं। चलेगा, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। अब देखो ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी कि मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, N2 लिथियम से मैग्नीशियम से कैसे रिएक्ट करता है, नाइट्राइड बनाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये नाइट्रोजन भाई साहब को हाइड्रोजन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो ये अमोनिया बनाता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। दिस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन का रिएक्शन भी है और अमोनिया का प्रोडक्शन भी है। ठीक है, इस वजह से ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कुछ और भी यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं, बात करेंगे उसके बारे में, मोलिबेनम Al2O3 उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है अमोनिया। अब यहाँ जो गौर फरमाने वाली चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये रिएक्शन, ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, इस वजह से ये जो रिएक्शन होती है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अमोनिया का फॉर्मेशन एट हाई टेम्परेचर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें ऐसा लगता है कि हमने टेम्परेचर हाई दिया है मतलब वो पक्का एंडोथर्मिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमोनिया का फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलेगा, ठीक है। एक चीज और भी है कि यहाँ पूछा जाता है कि भैया इस प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रेशर क्यों बढ़ाना, प्रेशर डिक्रीज करते तो क्या समस्या होता है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट आगे साइड शिफ्ट होगा, क्यों, याद करो ली चैटलर प्रिंसिपल, वो क्या बोलता था, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल्स कम होंगे। इधर टोटल गैस के 4 मोल्स हैं, इधर 2 मोल्स हैं, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। कोई ऐसा जो कहना चाहता है ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया। डन है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अगर प्यारा रिएक्शन दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, तो मैंने ये पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर आराम से प्यार से रिएक्ट करेगा, अगर हाई टेम्परेचर पे, पहले तो आसानी से रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन नहीं है, वरना अपने इन्वायरमेंट में जितना ऑक्सीजन है सबको नाइट्रोजन खा गया होता। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन जो इतना आसान नहीं होता, सिंपली नहीं होता। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर होता है तो जो सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो अपने को देखने को मिलता है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एनो। ये सबसे आसानी से देखने को मिलता है, ये मैंने पहले ही बताया था, एनो सबसे पहले फिर NO2। ठीक है, तो एनो सबसे आसानी से अपने को देखने को मिलता है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब। तो ये कहानी हो गई कि नाइट्रोजन के रिएक्शंस या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर बहुत हाई टेम्परेचर, देखो लाइटनिंग वगैरह होती है, जब लाइटनिंग होती है, जब थंडरिंग वगैरह होती है, तो उस समय अमोनिया बनता है हमारे इन्वायरमेंट में। वो क्यों बनता है, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने की वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो NH3 भी बनाते हैं और NO भी बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है। तो ये जब अपने पास लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के टाइम में ये बनता है। लाइटनिंग का रीजन, उस समय रीजन भी ये है कि लाइटनिंग जब होती है तो वाटर जो होता है वो भी डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे देता है, तो वहां से हाइड्रोजन मिल गया, ये नाइट्रोजन है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। बोलता क्या है कि सोडियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा। अबे सोडियम से क्या फर्क पड़ना है, अजाइड है ना, अपने को पता है सोडियम अजाइड से क्या मिलेगा, डिकम्पोजिशन होगा तो Na और साथ में N2। इसका सोडियम अजाइड का फॉर्मूला कैसा होगा, तो सोडियम अजाइड का फॉर्मूला होता है NaN3। NaN3 डिक्रीज हो, NaN3 टूटेगा, ये दोनों बन जाएगा।
ठीक है। बोलता क्या है कि N2 लेस रिएक्टिव रूम टेम्परेचर पे क्यों होता है? तो देखो इसका बहुत प्यारा सा रीजन है N2 लेस रिएक्टिव क्यों होता है। क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को डिसोसिएट करना, तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए हम बोलते हैं कि भैया इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बीडी जो पढ़ते थे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत हाई होती है। और चूंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत हाई होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है। एक चीज है जो आपको यहां ध्यान देने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहां बता रहा हूं, उसको गौर फरमाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गौर फरमाना कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड, बोला कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है, ज्यादा स्ट्रांग कौन है, स्ट्रांग, या बोलेगा कि बीडी ज्यादा किसका है और बीडी ज्यादा किसका है। तो भैया ये ध्यान रखिएगा, एकदम आंख बंद करके आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड फास्फोरस फास्फोरस का स्ट्रॉन्गर होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। रीजन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन नाइट्रोजन, अपने को उतना माथा पीछे नहीं करना। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। चलेगा? चलेगा। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है बाबू। चलो नेक्स्ट है अपने पास, सेम इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन आते हैं कि अपने को अगर मान लो दे दिया नेक्स्ट वाला कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड और सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं भैया इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा बीडी किसकी होगी? सल्फर की होगी। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत स्टेबल होता है, इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है, तोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। चलेगा मिताली? ये बहुत क्या है? स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग होने के वजह, तीन बॉन्ड है ना, तीन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होंगे, ऑब्वियस है। तो तीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तोड़ना बहुत मुश्किल है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। चलेगा? कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें? चलो ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज अमोनिया, कि भैया अमोनिया क्या है। तो भैया अमोनिया का अपने को पता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो भैया इसका स्ट्रक्चर अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लोन पेयर बना लो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तीन जगह हाइड्रोजन लगा लो, अपना काम बन जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट अगर याद करोगे तो टुवर्ड्स अपसाइड होता है। कैसे? तो भैया इन तीनों का सम जो आता है ये किधर आता है? ऊपर आता है। तो इसका नाइट्रोजन, ये NH3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब बोलता क्या है कि भैया ये NH3 बनता कैसे, इसका प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है? तो देखो भैया प्रिपरेशन इसका कैसे होता है। अदिति बोल रही है सर NO2 डाइमेराइज क्यों होता है? बाबू देखो NO2 डाइमेराइज होने के पीछे का रीजन क्या है। NO2 का स्ट्रक्चर गौर फरमाओ क्या होता है। NO2 का स्ट्रक्चर होता है ये और इसके ऊपर क्या होता है ना कि 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास नाइट्रोजन का, दो यहाँ लगा, दो यहाँ लगा, एक अकेला बचा हुआ यहाँ पे। अब ये जो है NO2, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, इसलिए करता क्या है कि एक ऐसे ही NO2 के साथ चाहता है कि इसकी बॉन्डिंग हो जाए, ताकि इसके जीवन का जो दुख है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये एक और NO2 है, और इन दोनों में क्या होता है, एक बॉन्डिंग हो जाता है। ये बॉन्डिंग होने की वजह से होता ये है कि इन दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, इसलिए दो NO2 मिलके क्या बना लेते हैं? N2O4 बना लेते हैं। चलेगा आदिति? डन है? ठीक है, तो ये कहानी है जिस वजह से N2O4 बनता है। चलो इधर बात करते हैं। तो बात आती है कि अमोनिया को बनाते कैसे हैं। तो अमोनिया को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये लेते हैं यूरिया, यूरिया में डाल दिया वाटर, बना अमोनियम कार्बोनेट, और ये जो है ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाता है विथ अमोनिया वाटर एंड CO2। ये कुछ नहीं है, जो बाथरूम में अच्छी सी स्मेल आती है ना, उसी का रीजन है ये। ठीक है, यूरिया क्या होता है, जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है, दिस इज यूरिया, ये यूरिया है, यूरिया जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है, और ये डिसोसिएट होकर अमोनिया दे देता है अपने को।
ठीक है। और यही अमोनिया हम बनाते हैं, जो प्रिपरेशन मेथड में, लैब मेथड जो है अमोनिया बनाने का वो यही है, प्रिपरेशन, दिस इज लैब मेथड। लैब मेथड में इस तरह से बनाते हैं। ये भी लैब मेथड में बनाते हैं और पार्शियली इंडस्ट्रियली भी बनाते हैं, मतलब ये इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है और लैब में भी यूज होता है, ये दूसरे वाले मेथड आऊंगा इस पे, बट ये ध्यान दो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बन गया, अमोनिया बन गया। और भैया इसका याद रखना, अमोनिया की खासियत है बहुत अच्छी कि बहुत अच्छा स्मेल देता है, मतलब इतना अच्छा स्मेल देता है कि जिसको स्मेल मिलेगा वो तृप्त हो जाएगा, ठीक है। बहुत अल्टीमेट गंदा स्मेल होता है इसका, बहुत ही गंदा स्मेल होता है अमोनिया का, ठीक है। बेसिक नेचर होता है इसका ड्यू टू लोन पेयर। क्यों बेसिक नेचर होता है, लोन पेयर के होने की वजह से इसका बेसिक नेचर होता है ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर होता है अमोनिया में, इस वजह से ये क्या होता है, बेसिक नेचर दिखाता है, ठीक है, चलेगा। बहुत गंदा स्मेल देता है, ठीक है। चलो दूसरा तरीका अमोनिया बनाने का क्या है, तो भैया अमोनियम क्लोराइड लिए, उसमें CaOH डाल दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम जैसे ही डालोगे अमोनियम क्लोराइड में, तो ये देखो कुछ नहीं है, ये एक, ये देखो अगर गौर फरमाओगे ना, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन टाइप की चीज है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक सॉल्ट है, लेकिन वीकली एसिडिक सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एसिडिक सॉल्ट। ये क्या दे दिया, अमोनिया दे दिया, साथ में CaCl2 बाहर निकल गया। सेम कहानी यहाँ पे, ये वीकली, ये क्या है, वीकली एसिडिक सॉल्ट है। ये क्या है, अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस विथ एसिडिक सॉल्ट क्या दे देगा, अमोनिया और साथ में Na2SO4। चाहो तो रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सोच सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर अमोनिया का कोई सॉल्ट लोगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ था, ये क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है ना H2SO4, और अमोनिया क्या है, एक वीक बेस है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट क्या होगा भैया, एसिडिक नेचर का होगा। तो ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, और ये अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिडिक सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अमोनिया, H2 और सॉल्ट मिल जाएगा। कौन सा सॉल्ट मिल जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ भी अपने को क्या मिला, न्यूट्रल सॉल्ट मिल गया, ठीक है। तो गलती से भी अमोनिया को स्मेल करने की कोशिश मत करना, अगर कहीं दिख जाए तो। मैं एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, गलती से भी मत सोचना, वरना जब तक सो नहीं जाओगे, जब तक जगे रहोगे, तब तक ऐसा लगेगा कि वो नाक में सेटल्ड है, ठीक है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। और स्मेल करोगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो ये कहानी है भैया कि अमोनिया का प्रॉपर्टी क्या होता है और अपनी प्रॉपर्टीज कैसी दिखाता है, चलेगा। कोई ऐसा है कि अमोनिया में समस्या है, अब अमोनिया को बनाने के एक और प्रोसेस देख चुके हैं, बस प्रोसेस, उसका एक ये गंदा सा डायग्राम है कि भैया ये पूरा प्रोसेस जाता कैसे, उसके रिगार्डिंग है एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको देख लो। कुछ नहीं है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ले गए, बहुत हाई प्रेशर पे इसको कंप्रेस कर दिया, फिर उसके बाद इसमें कैटलिस्ट डाल दिया Al2O3, और बाद में इसको कन्वर्ट कर लिया, Al2O3 डाल दिया, हाई प्रेशर टेम्परेचर है, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है भैया अमोनिया का कुछ और प्रॉपर्टी बताओ। तो देखो अमोनिया कुछ और प्रॉपर्टी क्या है, अमोनिया का प्रॉपर्टी ऐसा है कि भैया ये NH3 जो है, ये जब वाटर के साथ आता है, H2O के साथ ये कांटेक्ट में आता है, तो ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना लेता है, NH4OH बना लेता है। कहीं अमोनिया का रिएक्शन बोले या NH4OH का रिएक्शन बोले, बात सेम ही होता है, ठीक है। इसमें बस वाटर एक एक्स्ट्रा है, ये वाटर एक्स्ट्रा है, H2O इसमें जोड़ो ना, देखो ये बन जाएगा। तो अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अपने को पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ये क्या है, एक अमोनिया बोलो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलो, ये क्या है, एक वीक बेस है। तो वीक बेस है तो ऑब्वियस है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एसिड के साथ, ऐसे बोल सकते हो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो भैया यहाँ ध्यान दो, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है। जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, लेकिन SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड और जिंक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, मतलब ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। क्या क्यों एसिडिक है, क्योंकि H2SO4 और जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक सॉल्ट और ये वीक बेस, हमको पता है कि वीक बेस और एसिडिक सॉल्ट तो रिएक्ट करेंगे करेंगे, इन दोनों ने रिएक्ट किया, जिंक हाइड्रोक्साइड बना लिया और साथ में अमोनियम सल्फेट बाहर आ गया। सेम कहानी यहाँ है, ये FeCl3 क्या चीज है भैया, ये भी क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। कैसे, फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन से बना है ये, तो ये भी क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है।
और ये रिएक्ट किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अपने को मिल गया ब्राउन पीपीटी और NH4Cl। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो नीचे वाली, ये ध्यान देना, ये बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा गया, कॉम्पिटेटिव में भी और ऐसे भी, कि कॉपर प्लस आयन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कॉपर प्लस 2 मतलब मान लो कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 ले लिया, अगर इसमें आपने अमोनिया डाला है तो आपको डीप ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। अगर डीप ब्लू कलर मिला तो हम बता सकते हैं कि जो सॉल्ट लिए थे वो डेफिनेटली कौन था, कॉपर था। तो ये टेस्ट में यूज होता है, टेस्ट ऑफ मेटेलिक आयंस। मेटेलिक आयंस के टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि अगर डीप ब्लू कलर मिला है तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि जो आपने लिया था वो डेफिनेटली Cu+2 आयन रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे कलरलेस मिला है, जो सॉल्यूशन में कलरलेस हो गया है, तो आपको बताना होगा कि वो कौन से मेटल का सॉल्ट रहा होगा, Ag का सॉल्ट रहा होगा। तो ये चीज दिमाग में अच्छे से डाल के रखो कि कोई बोलेगा कोई रिएक्शन कि कोई सॉल्ट है X, अमोनिया डाला उसमें, उसका कलर डीप ब्लू हो गया, बताओ X किस मेटल का सॉल्ट था, आंख बंद करके याद रखो कि वो Copper+2 का सॉल्ट था। चलेगा? चलो ठीक है, तो यहां तक कहानी है आपके पास पी ब्लॉक में रिगार्डिंग नाइट्रोजन वाली चीज। थोड़ी बहुत और बाकी है, वो अपन अगले क्लास में देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और बाकी मुझे पता है कि ये थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा याद करने वाला है, रट्टा मारने वाला है, बट करना तो है ही, कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, ठीक है। सो अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी यहां तक जो पढ़े इसमें समस्या है तो पूछ लो, यहां तक जितना पढ़े उसमें समस्या है तो पूछ लो। और सर थोड़ा नहीं, बहुत बोरिंग है। हाँ यार बिल्कुल बोरिंग तो है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते यार, ये बोरिंग है, अब इसमें मतलब बड़ा मुश्किल है। केमिस्ट्री में कोई ऐसी चीज जो अच्छा स्मेल करता, अबे जितने अच्छे स्मेल करने वाले हैं ना सब केमिस्ट्री वाले हैं। जो डीओ मार के घूमता है ना बिना नहाए धोए, वो केमिस्ट्री से ही आता है। सारे बेंजोएट, एट एट लगे हुए सारे, ईस्टर ईस्टर हो गए, तेरे पास अल्डिहाइड कीटोन्स हो गए, सिनेमन हो गए, ये सब कहाँ से आता है, केमिस्ट्री वाले तो हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सो अभी डीएसएस होगा, अभी आप आओगे नहीं आ पाओगे तो 1 मिनट रुक जाओ। जो लोग अभी मिली और जो लोग थे, अरे हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, चिल करो, ठीक है। तो जो लोग भी थे अभी मतलब डीएसएस के लिए जिनको बोला था कि अभी आ सकते हो नहीं आ सकते हो, तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि आज सेंटर मतलब ओपन रहेगा कि नहीं रहेगा, पॉइंट ये है। तो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट बस रुक जाओ। ओके, कौन कौन था जिस जो आने आ सकता है आज? देखो आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल, तो जो भी डाउट है लेके आ सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुर्सत में ही हूँ मैं। कहाँ गायब हो गए? अबे गायब कहाँ हो गए? क्या बात है, गजब, धन्य हो प्रभु। गायब हो गए, जिसको आना था सब गायब हो गए। वाह, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, तो जब जिसको आना था वो गायब ही हो गया, तब मैं क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, तो रहने दो। अह, ठीक है, मिताली बोल रही है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, आज इलेक्शन है, रहने दें, ठीक है यार गौरव, चलो रहने देते हैं यार, ठीक है कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं, चलो ठीक है। मिताली बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्ड अभी दिखाया था, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से शेयर करके दिखाता हूँ, अभी बताया तो था ना, रुको। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ, किधर बताया था, किधर बताया था, हाँ ये देखो मिताली, इधर देखो बाबू, ये ध्यान दो। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि हाई है, तो इस पे थोड़ा नेगेटिव आ जाता है, इस पे थोड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अपने को पता है इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है। तो ये हल्का सा पॉजिटिव, और ये अपने को पता है कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस नेगेटिव चार्ज लोन पेयर में और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, और यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिकली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का लोन पेयर, दूसरे वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर, और एक किसी दूसरे अमोनिया का हाइड्रोजन।
चलेगा? मिताली डन है? कहाँ गई, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तो बाय बाय। और जाओ वोट दे के आओ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। कल तो नहीं हो पाएगा गौरव बाबू, कल मुश्किल है। अब फ्राइडे को होगा मोस्ट प्रॉब्ली, मैं ट्राई करता हूँ कि फ्राइडे को डीएसएस रखा जाए, ठीक है? कल मुश्किल है, अब कल बहुत शेड्यूल बहुत टाइट है यार, बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा। और महापर्व की बहुत सारी बधाइयाँ आपको, आज महापर्व है, इलेक्शन को महापर्व बोलते हैं। तो आप महापर्व में जाइए और किसी को विजयी बनाइए। चलो ठीक है, बाय बाय।